हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल राजवंता वाइब्स में। आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर चंद्रगुप्त सिंह राठौर। थैंक यू सर। जैसा हमें पता चला कि आप आर्मी में भी थे, तो इसके लिए भी आपका एक बार फिर से थैंक यू। धन्यवाद आपका, आपने मेरे को आपके पॉडकास्ट में बुलाया, इसके लिए मैं आपका सम्मान करूँगा। ये सर, तो आपने जैसे आर्मी के लिए कितने एफर्ट्स किए, आपने कितनी बार भर्तियाँ देखी, कितनी बार असफल हुए और क्या क्या आपने एफर्ट्स मारे इस चीज़ के लिए? मैंने सबसे सर्वप्रथम मैंने नेवी की भर्ती अटेम्प्ट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं गया नहीं। उसके बाद मैं सोचा कि थोड़ा ग्रेजुएशन कर लेता हूँ तो हायर स्टडी करूँगा, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरे को फौज में जाने के लिए यूएस होना पड़ा और उसी के हिसाब से मैंने अपनी पढ़ाई के साथ प्रिपरेशन किया और उसमें लग गई। तो सर, आर्मी के अंदर आपको बहुत सारी जगह घूमने का मौका मिला होगा और कुछ आपकी ऐसी मेमोरीज होगी जो आप कभी भी नहीं भूलोगे और आप हमें बताना चाहोगे। सो प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट ऑल थिंग्स। ज़िंदगी में ये सब पता नहीं चलता था कि मौत कब आ जाए। मौत का हमेशा सामना रहता था। राइफलें हमारी हमेशा कोक रहती थी और हमारा नज़र हमारे टारगेट पर रहता था कि कहाँ कब मुठभेड़ हो जाए। कंबल के अंदर से निकालेगा, ऐसे सिविलियन घूमते दिखा देगा, कंबल से कब अपनी बंदूक निकालेगा और सीधा फायर कर देगा, किसी को पता नहीं चलता। तो फिर वो उसमें भी हम लोगों को आगे रहना पड़ता था, एज ए स्काउट, ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के। तो ऐसी चीज़ें शुरू के अंदर हम आगे रहते थे, तो हमने ये सोचा यार वो कितना सौभाग्य की बात है कि हमें आगे जाने का मौका मिला है। ऐसी दूसरी बात कि हमारी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में रहते पुंछ रजौरी, जैसे करगिल वार भी हमारे टाइम ही हुआ था, तो हमारे को सौभाग्य मिला करगिल वार का भी। ऑपरेशन विजय के तहत आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉर्डर हम डिप्लाइड थे। हमारे ऊपर दुश्मन की सेलिंग होती थी, हम भी दुश्मन के ऊपर फायर करते थे। तो वो जब सेलिंग आती थी तो ट्रेंचेज के अंदर बैठना और फायर करना, उसका जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली कार्रवाई करते थे हम लोग। तो वो लाइफ में वो क्षण भूल नहीं सकते। एज आई विजिटेड टू योर फार्म हाउस सर, हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब सर आपको प्लांटिंग्स का और इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। तो सर प्लीज़ बताइए इसके बारे में कि हम हमारे कैसे यूज़ में आ सकती है ये सारी चीज़ें। मैं अपनी 20 साल की सर्विस करने के बाद मैं रिटायर्ड हुआ, तो मैंने प्लांटेशन शुरू किया। एक साथ नहीं किया, जितने भी मैं आज 150 के लमसम मैंने पेड़ लगा रखे हैं मेरे घर के ऊपर आसपास मेरे एरिया में। मैंने हर साल 10-10, 15-15 के लगभग पौधे लगाए, लगभग सभी फ्रूट के, ताकि बाज़ार से हमारे को जहर खाना नहीं पड़े। जिसमें दवाइयाँ दी होती है, हम ऑर्गेनिक तरीके से उनको लगाएं और उनका केयर करें। तो मैंने देखा कि ये डेजर्ट के अंदर भी कोई भी पौधा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का ये बादाम का हो, पीच हो, ये पियर्स हो, ये अनार है, जामुन है, कोकोनट है, पॉम ट्रीज है, लेमन्स है, एवरीथिंग ट्रीज विल बी सक्सेस इन आवर क्लाइमेट, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो। और मैंने जैसे फौज के अंदर संघर्ष किया, मेहनत किया, वैसे मैंने इनके साथ मेहनत किया और ये आज देखो ये बढ़िया सक्सेस हो रहा है। पूरे गांव वाले विजिट करके आते हैं, मेरे इधर आते हैं, मेरे से पूछते हैं कि कैसे पेड़ कैसे लगाए, आपके इतने फल कैसे लगते हैं। मैंने देखो पपीते लगाए और एक एक पपीते के लमसम हजार पपीते अभी तक लग चुके हैं 3 साल के अंदर। और पपीता ऐसे बन गए पपीते, जैसे उसके ब्रांचेज आई, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ वैसे हो। और सभी के ऊपर खूब लगा, मैंने सेल नहीं किया, मैंने खुद खाए जितने मैं खा सकता था, परिवार को दिए, पास पड़ोस को दिए, गाँव वालों को बांटे, मित्रों फ्रेंड्स को सबको दिए फ्रूट। फिर मैंने ये सोचा यार ये बेरी के थाई एप्पल्स होते हैं, तो इसका पेड़ है जो लाते हैं 300 रुपये का आता है।
तो फिर क्या करें कि इसकी कलम बनती है कैसे होती है, मेरे दिमाग में आया क्या करें। मैंने एक पेड़ लेके आया और मैंने यूट्यूब से ऐसे वीडियोस देख के और मैंने कलम करना शुरू किया। ड्राफ्टिंग करना है वो मैंने सभी सीख लिया और अब साथ के साथ मैं अपनी सर्विस भी कर रहा हूँ दूसरी। अपने दिन में काम सर्विस करने के बाद जो समय मिलता है उसमें इसमें देता हूँ, एग्रीकल्चर में देता हूँ। जैसी गायें पाल रखी मैंने, साहिवाल ब्रीड की, नागौर नस्ल की, सब समझती, सबके अपने अपने नाम है। जिसका नाम से पुकारेंगे वही अपने नाम से आएगी। बकरी पाल रखी है मैंने 2। बकरी का दूध बहुत कीमती होता है। इसके अंदर जिसकी प्लेटलेट्स गिरती है डेंगू के अंदर, तो बकरी का दूध अमृत है, क्योंकि बकरियां जंगल में जाती है, जड़ी बूटियाँ खाती है, जड़ी बूटियों से प्राप्त हुआ दूध शरीर के लिए अमृत है। सो सर, आपकी ये जो जितनी भी बातें थी बहुत ही इंस्पायरिंग थी और हम सब बहुत कुछ सीखेंगे इन सब चीज़ों से और प्लांट्स के बारे में कि हमें भी ये अपने घर पे ग्रो करने चाहिए और जो मार्केट में जहर आजकल मिलावट दवाइयों के कारण हो रहा है उससे हम बच सकते हैं और एक पौष्टिक आहार ले सकते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर ऑल्सो ए इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट, सो व्हाट यू विल गिव एडवाइस एज एडवाइस? इन्वेस्टर बीइंग मैं स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, मेरा शुरू से ये लगाव था कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी नेट ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या है कि रिसर्च करता हूँ अपने लेवल के ऊपर, कौन सी कंपनी के फंडामेंटल सही है, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट है, इसका सेक्टर है, कौन सी सेक्टर की है, क्या डिमांड है, उसका पी रेशियो क्या है, कंपनी की फोरकास्टिंग डिमांड, उसके मटेरियल्स क्या है, उसको मैं स्टडी करता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं अपना इन्वेस्ट करता हूँ। इतना है कि मैं इसकी सलाह तो आपको किसी को दे नहीं सकता, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि ये बढ़िया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सोच समझ के करते हो तो कमा सकते हो, बहुत बढ़िया आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन साथ साथ जोखिम की भी पॉसिबिलिटी रहती है, आप जोखिम सहन करने की क्षमता भी होनी जरूरी है। तो इसके अंदर काफ़ी आप गवर्नमेंट की फर्म्स है, कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर की है, उसके फंडामेंटल देखो और उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट करें तो बढ़िया है। अपने जीवन का कुछ परसेंटेज हम उसमें लाइफ का जो कमाते हैं उसमें 10% 5% उसमें लगाएं तो सेपरेटली वो आपका ग्रोथ करेगा नेट। सो जैसा कि सर ने बताया, हमें जब भी हम इन्वेस्ट करने वाले हों हमें फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए किसी भी शेयर के, किसी भी स्टॉक्स के। सो क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ भी हो सकता है, वो डाउन हो सकता है, अप हो सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करोगे तो कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डाउन गया है। हर ग्राफ लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर ही जाता है। बस आपको ग्रीडी नहीं होना है, लालच नहीं करना है और सारा रिस्क अपने ऊपर लेना है। ये एक मार्केट है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऑल डिपेंड्स अपॉन मार्केट, किधर भी जा सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सो सर, बहुत ही अच्छा आपका जवाब था और बहुत ही हमें अच्छा लगा। सो सर, एक सवाल मेरे मन में और है कि सर आपकी जैसे उम्र है, बट आप जितनी आपकी उम्र है उतनी एज के आप लगते नहीं हो, इसका क्या राज है? आपकी फिटनेस इतनी कैसे है? और प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। ऐसा है कि फिटनेस का जैसे शुरू से ही हमने आर्मी लाइफ के अंदर ही हमने अपनी एक्सरसाइज वगैरह किया, दौड़ भाग किया, योगा, इसलिए हम लोग योगा में विश्वास रखते हैं। मैं अर्ली मॉर्निंग रोज़ 6 किलोमीटर वॉकिंग के लिए जाता हूँ। उसके बाद मैं अपना 1 से 1.5 घंटा तक मैं योगा करता हूँ, सूर्य नमस्कार, ध्यान, प्राणायाम और योगासन। इसमें अपना पक्का अपनी ज़िंदगी में अपने लिए मैं 1.5 घंटा पक्का निकालता हूँ। बिल्कुल, उसके लिए मैं कभी भी उसके कंप्रोमाइज़ नहीं करता उससे। बिल्कुल, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, कहीं पर भी हो, कहीं बाहर भी जाता हो, कहीं पर भी मैं अपना कार्य तो करता ही करता हूँ। उसके साथ ही मैं अपना हेल्थ मैनेजमेंट के अपना खान पान को मैं बाहर का नहीं खाता, तली भुनी हुई चीज़ें बाजार की नहीं खाता। और मैं भोजन के बीच में 16 आवर का 16 घंटे का गैप रखता हूँ। शाम को मैंने सन सेट होने से पहले 6 बजे
तक मैं खाना अपना ले लेता हूँ, डिनर ले लेता हूँ। उसके बाद मैं नहीं लेता। उसके बाद अगले दिन 10 बजे मैं अपना नाश्ता करता हूँ। 16 घंटे का गैप जरूरी है, क्योंकि जो अपने जो अनावश्यक जो सेल्स है बॉडी के अंदर, उसको अपनी जो शरीर है उसको आगे नहीं बढ़ने देता, वो फिट रखता है बॉडी को। उससे क्या होता है, हमारा ये फास्टिंग हो गया 16 आवर्स का ऑटोमेटिकली, और वो बॉडी के अंदर जो भी कोई टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसको बाहर निकाल देता है। यही है, और एक जो डेली रूटीन का कार्य है। बिल्कुल सर, तो ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक मतलब आपने जो तरीका बताया अपने आप को फिट रखने का, कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ लाइफ। हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं, अपनी डाइट फॉलो कैसे कर सकते हैं, और अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं बाय आवर टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल थिंग्स। सो सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज़, आपकी ज़िंदगी में मैंने देखा है जैसे बहुत हार्ड वर्क रहा है। सो सर, आप अपने यूथ, जो आने वाली यूथ हैं, उनको क्या सलाह देंगे? और सलाह देना चाहता हूँ कि आजकल की यूथ है वो मैक्सिमम अपना समय मोबाइल की अपनी स्क्रीन पर बिताती है। स्क्रीन पे बिताने से क्या होता है कि हमारा जो फिजिकल है वो कमज़ोर होता है, नज़रें कमज़ोर होती है, और उसके बाद उसकी सोच में भी फर्क आता है। वो यूनिक नहीं सोच सकता, और साथ के साथ वो अपने परिवार, फैमिली और रिश्तेदारों से सबसे कटता है। वो सिर्फ मोबाइल से रहता है, तो मोबाइल की दुनिया में रहने से क्या होता है, आगे वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इसका मोबाइल का उपयोग आप अपने जो चीज़ें आपको गेन करनी है उसके लिए करो, बाकी के लिए नहीं। और सुबह जल्दी उठो, अर्ली मॉर्निंग अपनी एक्सरसाइज करो, दौड़ भाग करो, बॉडी को फिट रखो, और अपने माता पिता के सपनों के अनुसार अपनी पढ़ाई करो। अब इनके माता पिता है, उनको बच्चों से बहुत आस है कि मेरे बच्चे बड़े होके ये बनेंगे, अफसर बनेंगे, आगे जाएंगे, फौज में जाएंगे, IITN बनेंगे, IAS बनेंगे, RS बनेंगे। इसके लेकिन बच्चे क्या है, पढ़ाई नहीं करते, ये कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहने लगी है। इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और अपनी पैरों पर खड़ा होने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, नहीं कि अपने माँ बाप की दौलत के ऊपर कंफर्ट जोन में रहना है। इनको बाहर निकलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं अपना कितना कंसिस्टेंस रख सकता हूँ, मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ, मेरा दिमाग कैसे बढ़े। इसलिए क्या होता है, उसको लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, कम से कम 6 से 7 घंटा सिटिंग पावर करनी पड़ेगी उसको पढ़ने के लिए। और अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, अगर ज्ञान लेना है तो आजकल यूट्यूब पर बहुत बढ़िया टीचर्स अवेलेबल है, उनसे पढ़ाई से कर सकते हैं। और अपना साथ ही साथ अपना फिजिकल फिटनेस रखने के लिए उसके डाइट प्लान, बाहर की चीज़ें नहीं खाएं, तली बुरी चीज़ें नहीं खाएं, आइसक्रीम नहीं खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिए, ये हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक है। और आजकल तो ये शोध में आ गया है, पेपरों में न्यूज़ में आती है कि ये चीज़ें जहरीली है, शरीर के लिए हानिकारक है, तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रकृति की तरफ लौटो, और प्रकृति ने जो हमें शुद्ध चीज़ें दी है वो शुद्ध खाओ, शुद्ध उगाओ और शुद्ध खाओ, और अच्छा कार्य करो, अच्छा सोचो, तो दिमाग अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच आगे बढ़ेगी और सब कुछ याद भी रहेगा। सो सर, मैं भी इसमें एक अपना ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो आने वाले यूथ्स हैं हमारे, उनको बुक रीडिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर हम 100 साल का एक्सपीरियंस ले नहीं सकते, तो जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है हम उनकी कुछ चीज़ें पढ़ के अपने आप को वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं। सो वी आर ऑल्सो ट्राई द बुक्स जो हमें बहुत नॉलेज दे सकती है। एंड वंस मोर थैंक यू सर, हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें इनक्रेडिबल अपना नॉलेज एंड जो आपकी थॉट्स है वो प्रोवाइड करने के लिए। सो थैंक यू अगेन सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे आपके पॉडकास्ट में जगह दिया और मैं अपना नॉलेज शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारी अंगूर की बेल जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, ये है हमारा अनार का प्लांट। दिस इज अनदर प्लांट ऑफ अनार। दिस इज थाई एप्पल। ये जामुन का प्लांट है, ये आंवले का प्लांट है। ये थाई एप्पल जो बता रहे थे आपको उसका है। ये नींबू का प्लांट है और गेंदे का प्लांट है।
और ये वो पपाया का प्लांट है जो अभी 5 साल हो गए इसको लगे हुए, और ये 1000 से भी ज़्यादा पपीते दे चुका है। यू कैन सी कितना प्लांट जैसा ये पूरा एकदम पेड़ बन चुका है। ये हमारा कोकोनट प्लांट जो कि अभी ग्रोइंग स्टेज में है और ग्रोथ कर रहा है। ये हमारा पूरा गार्डन है, मिनी गार्डन। So here all details are clarified that we are not lying. So please subscribe us and get ready to next videos, next podcast.